नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैप्सूल सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है और उसी के रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और अभी तक आप लोगों को ऑलरेडी 2 वीडियो में 10 क्वेश्चंस मिल चुके हैं और एक स्कोरिंग टॉपिक्स का एक लेक्चर जो है वो भी आपको दिया जा चुका है। अगर आपने पुराने वीडियोज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर कैप्सूल कोर्स BSc नाम से मिल जाएगा। वहां पर आपको सारी वीडियोस लाइनअप मिल जाएंगी और वहां से आप आराम से वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज से मैं एक चीज और कर रहा हूं कि पिछले वीडियो में मैंने ये किया था कि मैं आपको 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर का भी रखूंगा, ठीक है, जो आपके पिछले सालों में आया है। जैसे इस बार मैं आपको 2019 BSc मैथ के 2 क्वेश्चन यहां पर रखूंगा और बाकी जो भी मैं क्वेश्चंस रखता हूं उससे मेरा मतलब ये होता है कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाए कि अगर उसके आसपास का भी कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर लें। तो हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि BHU वर्ल्ड के द्वारा एक आपको फ्री सुपर टेस्ट दिया जा रहा है और जो कि आपके एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले जो है वो आपका होगा और इससे आप जो है अपने एग्जाम की एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से पोर्शन को पहले करना है, किसमें कितना समय देना, ये सब सारी चीजें आप सीख सकते हैं उस प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से। ज्वाइन कैसे करना है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे टेस्ट देना है, कब टेस्ट है, ये सब जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए, ये रही आपकी एक इंफॉर्मेशन। बाकी आप अगर हमारा टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं उसके रिलेटेड भी आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बताइए किसमें, किस कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। अगर ये होता इसको सिंपल हम लोग ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है आपका पेरोक्साइड। अब बात आती है कि सर पेरोक्साइड बॉन्ड है नहीं है, कैसे पता चलेगा। देखिए, मैं इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया हूं, जो हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। मैंने क्या बताया था एक चीज कि कभी भी अगर आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस में हमेशा पेरोक्साइड लिंकेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस केस में हमेशा आपका पेरोक्साइड लिंकेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपने एग्जांपल ले लिया H2SO5, ठीक है। अब यहां पर सल्फर है आपका, सल्फर का यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +8। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का कितना है +1 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा +8 आ जाएगा। और मैक्सिमम कितना होता है सल्फर का, मैक्सिमम होता है सल्फर का +6। देखिए, P ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका जो ग्रुप नंबर है उसमें से 10 माइनस कर दीजिए, वही होता है। जैसे क्लोरीन है, ग्रुप नंबर 17 है, तो उसमें से 10 माइनस कर दीजिए 7, वो ही होता है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा, इसका मतलब यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, इसमें आपका प्रेजेंट होगा। यहां पर चले ये BaO2 में, Ba का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है, क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है बेरियम, ठीक है। तो मतलब Ba+2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मतलब दूसरा वाला कैसे होगा, O2 2- है और O2 2- क्या होता है, पेरोक्साइड होता है, ठीक है। तो मतलब यहां पर भी पेरोक्साइड प्रेजेंट है। अब आप यहां पर अगर सीधे आप सी ऑप्शन खुद से चेक कर लीजिएगा, उसमें भी ऐसे ही आपको कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब मैं सीधे आता हूं 4th ऑप्शन पे, जो कि आपका आंसर भी है H4P2O5। यहां पर आप फास्फोरस का अगर निकालने जाएंगे तो कितना आएगा आप बताइए। फास्फोरस का आ जाएगा +3, यहां +4, यहां -10, तो कितना आ जाएगा आपका +6 और 2 P है तो 1 P का कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया, ये कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, और मैक्सिमम कितना होता है, फास्फोरस किस ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है, -10 5, मैक्सिमम कितना होता है +5, तो मैक्सिमम से कम है, इसका मतलब यहां पर पेरोक्साइड तो नहीं प्रेजेंट होगा।
इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आइए मैं यहाँ आपको कुछ एडिशनल जानकारी दे देता हूँ जो हमारे इस सीरीज का सबसे खास फीचर है कि आपको सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी। जैसे पहली कंडीशन आपको ये पता हो गई ना, चलिए मैं एक रेड कलर भी इसमें यूज कर लेता हूँ। देखिए पहली कंडीशन आपको ये पता हो गई ना। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि जो आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम के बराबर हो, ये भी तो हो सकता है। अगर ये होता है तो ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्साइड लिंकेज समझते हैं, कुछ इस तरीके का लिंकेज आपको कहीं मिल जाएगा। ठीक, अगर यही कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम हो जाए, ये भी तो हो सकता है। अगर कैलकुलेटेड ज्यादा हो सकता है तो कम भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में था H4P2O5 के केस में। तो अगर ऐसा केस मिलता है तो क्या होता है, वहां पर डायरेक्ट लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट लिंकेज मतलब समझ रहे हैं, मतलब दो सेंट्रल एटम होंगे, उन दोनों सेंट्रल एटम के बीच में डायरेक्ट लिंकेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, कि मान लीजिए दो सेंट्रल एटम AA हैं तो AA इस तरीके से वहां पर बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं इसी में H4P2O5 में। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए मैंने क्या कहा, डायरेक्ट लिंकेज प्रेजेंट होगा तो PP का लिंकेज होगा। बाकी आप इसका स्ट्रक्चर फिर बाकी यहां पर आप पूरा कर दीजिए। अब ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहां देखिए डायरेक्ट लिंकेज है कि नहीं है, और देखिए यही चीज होती है यहां पर। ठीक, और परऑक्साइड लिंकेज में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये पता चल गया कि परऑक्साइड लिंकेज है और आप ये जानना चाहते हैं कितने परऑक्साइड लिंकेज हैं, तो उसका भी फॉर्मूला होता है कि जो आपने कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है उसमें से माइनस कर दीजिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को, और अपॉन अगर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 1 है तो यहां 2 ला दीजिएगा। अगर आपका नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 2 है तो नीचे अपॉन 1 कर दीजिएगा। ठीक, जैसे कि मैं एग्जांपल बात करूं, CrO5 अभी ऊपर मैंने लिया था तो कैलकुलेटेड कितना आएगा 10, मैक्सिमम कितना होता है 6, और एक सेंट्रल एटम है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 - 6 4, 4/2 2। इसका मतलब 2 यहां पर परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। और बाकी CrO5 बहुत ही फेमस कंपाउंड है, बहुत ही फेमस इसका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में होना चाहिए, कैसे बनता है ये सब रटा होना चाहिए इसमें। बाकी देख लीजिए 2 परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, और ये स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से जितने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सकती थी मैंने बता दिया। ठीक है, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, डायरेक्ट लिंकेज और ऑक्साइड लिंकेज वाला। इससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि आप क्वेश्चन जो है वो देख कर ही जल्दी से कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं बने। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चारों का स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आंसर निकालेंगे, आपका समय उसमें बहुत ज्यादा चला जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बीएससी मैथ में कभी कभी तो 12-12, 14-14 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, सब में आएगा, ऐसा कोई नहीं है। चाहे वो एजी मैथ बायो कहीं से भी हो, एजी में कम क्वेश्चन आएंगे, 2-3 आएंगे, तो बायो और मैथ में 5-5, 6-6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक यूज कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर इसने क्वेश्चन में क्या करा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको 5.9 दिया गया है, आपको कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्ट करना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, दैट इज द बीएम। ठीक, अब बात आती है कि म्यू की वैल्यू यहां पर आपको दिया गया है 5.9। पहला काम आपको ये पता करना है यहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है। अरे अंदाजा ही मारना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं। आप देखिए जैसा मान लीजिए अगर मैं सोचता हूं कि चलो n की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, तो 4 रखेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 6, दैट इज द 24, √24, तो 5.9 आ नहीं जाएगा। हम 5 रखते हैं, 5 कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 7, दैट इज द √35। √35 लग रहा है कि ये लगभग, देखिए √36 आप जानते हैं कितना होता है, 6 होता है, तो √35 5.9 के आसपास ही आएगा। इसका मतलब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 5। अब आपको बस ये प्रेडिक्ट कर लेना है कि कॉम्प्लेक्स देख के देखिए किसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है,
उसके लिए आपको कुछ नहीं, आप देखिए कॉम्प्लेक्स देखेंगे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। जैसा अगर मैं सी कॉम्प्लेक्स सीधा देखता हूं तो सी देखिए क्या है, सी क्या है, Mn2+ है कि नहीं है। अब ए भी नहीं आता तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। Br का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, x -4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, तो Mn+2। Mn+2 Mn का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द 4s2 3d5, तो Mn2+ है तो कितना हो जाएगा 3d5 हो जाएगा, ठीक। और ये सभी लोग जानते हैं कि आपका जो Mn2+, हाँ यहां पर देखिए, यहां पर ये जो आपका लिगेंड है ये कैसा है, आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो पेयरिंग कराएगा नहीं, तो डी के अगर हम इसमें बनाते हैं तो देखिए यहां पर पेयरिंग कराएगा नहीं ये, ठीक है। तो अगर ये हम लोग 3D बना देते हैं तो इसमें आपके पांचों इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। 5 इस तरह 3d5 हम भर देंगे, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा नहीं, तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो यही हमारा, यहां पर अगर वैल्यू रख देंगे तो यहां पर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, सबसे पहले गेस करके अपना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद बस जैसे ही आप देखेंगे कौन सा सेंट्रल मेटल है, फिर वहां से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। एक चीज का यहां पर याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का आप जानते रहिए, कम से कम इतनी छोटी सी सीरीज जरूर याद रखिएगा, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, I- Br- Cl- F-, ठीक है। इसके बाद यहां पर आता है आपका H2O, ठीक। इसके बाद NH3, En, Pr3, इसके बाद Cn-, CO और NO+, ठीक है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कब वीक फील्ड लिगेंड होगा, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें अगर हम लोग का 3D सीरीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपके En तक वीक फील्ड होते हैं, इसके आगे वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ऐसे ही अगर आपका +3 आ जाएगा तो +3 में H2O तक के जो होते हैं वो आपके वीक फील्ड होते हैं, इसके आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। H2O में एक्सेप्शन भी होता है कि अगर यहां पर कोई भी ऑक्सीजन वाला लिगेंड जो है CO3+ के साथ होगा तो वहां पर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, बाकी सबके साथ वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। कभी मैं किसी एक अलग क्वेश्चन के माध्यम से या टॉपिक के माध्यम से मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा, फिलहाल मोटा मोटा भी यहां पर आप जानिए, ठीक है। ये चीजें होती हैं यहां पर, ठीक। तो यहां से हम लोग जान सकते हैं Br- तो एकदम एंड में है, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड ही होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में बस इतना सफिशियंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, और मैग्नेटिक मोमेंट्स के क्वेश्चंस भी आते ही हैं आपके पेपर में, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइएगा। अब आइए अगला हमारा आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स से, और ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप फिजिक्स में अगर पढ़े होंगे या केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि N2 गैस की 1 मोल जो है वो एडियाबेटिकली एक्सपैंड किया जा रहा है। अब देखिए पहला ऐसे क्वेश्चंस पकड़िए, एडियाबेटिकली एक्सपैंड हो रहा है मतलब हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, मतलब Q की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है। चलिए आगे बढ़िए, यहां पर कह रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का केस आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन में क्या होता है। जब भी गैस एडियाबेटिकली एक्सपैंड की जाती है उस केस में आपका टेम्परेचर जो होता है वो फॉल होता है, टेम्परेचर गिरता है, क्योंकि हीट का एक्सचेंज होना नहीं है और एक्सपैंड कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो गिरेगा ही। अगर यही आप एडियाबेटिकली कंप्रेस करते हैं तो उस केस में आपका टेम्परेचर जो होता है वो राइज होता है, ठीक है। और फिर वही बताया है कि यहां पर वर्क डन दे दिया गया है, और यहां पर पूछा कि टेम्परेचर कितना फॉल होगा, क्योंकि टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो यही टेम्परेचर कितना फॉल होगा यही आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। क्या यहां पर आपका जो वर्क डन दिया गया W, वो दिया गया 4.18 किलो जूल। यूनिट का ध्यान देना होता, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट ही उसकी जान होती है क्वेश्चन की। यहां पर देख रहे हैं CV की जो वैल्यू दी गई है वो जूल में दी गई है, और यहां पर वर्क डन किलो जूल में दिया गया। आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। Q जो है यहां पर आपका 0 है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा आपका W के बराबर आ जाएगा।
डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू होता है हमारा NCV डेल्टा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 4.18 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्यों किया? क्योंकि किलो जूल से मैंने इसको जूल में कन्वर्ट किया है। एन की वैल्यू 1 दी गई है, देख लीजिए यहां पर 1 मोल बोला गया है, 1 हो जाएगा। और सीवी की वैल्यू मेरे हिसाब से दिया ही गया है 20.9 इंटू डेल्टा टी। यही आप जो डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे यही आपका फॉल इन टेम्परेचर हो जाएगा। वही चेंज इन टेम्परेचर है, और यहां पर टेम्परेचर में क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, तो ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो 4.18 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 20.9। अब आप यहां पे ये बोलोगे कि सर अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? समय तो बहुत कम होता है, उसमें हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं आपको कैलकुलेशन का एक तरीका बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आप एग्जैक्ट फिगर की कैलकुलेशन मत किया करिए, उसको राउंड ऑफ कर लीजिए अपने आप से। ठीक है, यहां पर आए थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए, इसको राउंड ऑफ करिए। राउंड ऑफ अपने आप से करिए, कितना हो जाएगा? 4180 आ जाएगा अपॉन इसको जो 20.9 है इसको 20 मान के चलिए, क्योंकि आप 20 से डिवीजन आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब यहां अगर आप डिवीजन करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए अगर यहां पर आप देखेंगे तो 209 आ जाएगा आपका। ठीक, 209 आ रहा है आंसर में, और यहां पर आंसर कहां दिया गया? देखिए 200 दिया गया, इसका मतलब यही सही होगा, क्योंकि 20.9 से करना था लेकिन मैंने 20 कर दिया, तो 209 आ रहा था, यहां थोड़ा सा घटा दीजिए वैल्यू। ठीक है, तो अप्रोक्स थोड़ा सा राउंड ऑफ करके करेंगे तो आंसर आपका आसपास आ जाएगा, और फिर उससे आप आसानी से टिक कर सकते हैं। नहीं तो 20.9 से आप डिवीजन करेंगे तो पता चलेगा 5 मिनट डिवीजन ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। एडियाबैटिक के केस में आप वर्क डन का भी फॉर्मूला याद रखें तो बहुत ही अच्छा होता है। कुछ नहीं होता है, NCV T2 माइनस T1 होता है, और CV का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, R अपॉन गामा माइनस 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। गामा क्या होता है आपका? गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। ठीक, और ए भी फॉर्मूला याद रहे, अच्छी बात है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में इतना सफिशियंट है। इसके आगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका अगेन थर्मोडायनेमिक्स से ही है। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आएगा, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स आएगा। आप लोग एक काम किया करिए, जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूं आप लोग उस समय वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखिए। अगर आपका इन केस सोल्यूशन खुद से आ जा रहा है, उसके बाद आप क्वेश्चन को स्किप करके अगला क्वेश्चन देखिए, समय मत वेस्ट करिए। बहुत ही इस क्रूशियल टाइम है आपका। अगर आपको लग रहा है कि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं आपसे हो जा रहे हैं, आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, अपना समय मत वेस्ट करिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तभी आप यहाँ पर अपना समय इन्वेस्ट करिए। चलिए, यहां पर क्या दिया गया है? डेल्टा G0 की वैल्यू दी गई है आपको। ठीक है, और कहा गया है कि आपको, हाँ यहां पर एक चीज और, यहां पर टेम्परेचर नोट कर लीजिएगा, 300 केल्विन पे बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा G0 की वैल्यू दी गई है, डेल्टा G पूछा गया है। पहले तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln K। ठीक है, ये आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहां पर देखिए आपको डेल्टा G कैलकुलेट करना है, डेल्टा G0 जो है आपको यहां पर दिया गया है। अब देखिए यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, वो क्या है? यहां पर यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल है, और यहां पर क्या दिया गया है? जूल में दिया गया है, मतलब आपको किलो जूल में ही रखना है। क्यों किलो जूल में ही रखना है? क्योंकि फाइनल आंसर भी किलो जूल में है। तो थोड़ा सा यूनिट का खेल ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर गलती कर जाएंगे। तो डेल्टा G0 हो गया प्लस R की जो वैल्यू यहां पर दी गई है वो क्या दिया गया है? 25/3 दिया गया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है किसमें? किलो जूल में। उसके लिए क्या करेंगे? 1000 से उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिया। टेम्परेचर 300 है, 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर उसका क्या है? ln K क्या होता है? K आपका वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर दिया गया है, तो एक तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो कैसे लिखते हैं? बस कुछ नहीं होता है, इसका पार्शियल प्रेशर इनटू इसका पार्शियल प्रेशर अपॉन इसका पार्शियल प्रेशर, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट का लिख लीजिए, प्रोडक्ट के क्या क्या है? PCl3 एंड Cl2 के कितने कितने दिए गए हैं?
0.2 इंटू 0.4 अपॉन 0.8। ठीक, अब क्या करना है आपको, सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्विंग यहां पर बहुत ही आसान, में देखो देखिए मैं कितना आसान कर दूंगा इसको। ठीक है, देखिएगा यहां पर 25/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 काट सकते हैं, तो 3/10 रख सकते हैं यहां पे। ठीक, अब यहां देखिए अंदर, देखिए अंदर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ln 0.1 आ जाएगा। इसमें किसी डाउट तो नहीं है ना? अरे भाई डाउट कैसे आ गया? इसको ऐसे करो, 1/2 करो, ये कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। ठीक, ln 0.1 हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ln 10 की पावर -1, तो -1 बाहर आ जाएगा, मतलब 40 माइनस 25/10 आ जाएगा, इंटू ln 10 आ जाएगा। ln 10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उठा के लाके यहां पे रख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका देखिए एक चीज तो समझ में आ गया कि आंसर जो आएगा वो 40 से कम आएगा, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला तो डिस्कार्ड कर दीजिए, सिर्फ इसमें और इसमें आप चेक करिए। ठीक है, तो बस यहां पर थोड़ा सा आप सॉल्विंग कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका, यहां पर वैल्यू दी गई, दोनों रख लीजिएगा, तो आपका यहां पर आ जाएगा 40 माइनस जो भी आएगा अपना देख लीजिएगा, आंसर आपका फाइनल यही आएगा 34.25। ठीक है, यहां करना कुछ नहीं है, 2.5 इंटू 2.3। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इसको कर लीजिएगा। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर ये भी ज्यादा लगे तो छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग, जो कि क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं हम लोग। देखिए दो चीजें होती हैं हमारे पास, यहां पर देखिए, यहां पर पूछा गया है कि आपको एनर्जी का ऑर्डर बताना है, किसके लिए इनकरेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है, हीलियम प्लस के लिए। ठीक है, देखिए दो सिस्टम होता है हमारे पास, एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारे पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एक होता है हमारा पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आप कहोगे सर ये क्या नई बला आ गई? देखिए मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होंगे, पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपके एक हैं तो उस केस में ध्यान दीजिएगा एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे लोएस्ट आ जाएगा 1s, उसके बाद देखिए 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी, 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर होगी, 3s 3p 3d, ऐसे ही 4s 4p 4d 4f सबकी एनर्जी बराबर होगी। कहने का क्या मतलब है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सिर्फ एक है तो उस केस में अगर आपका n सेम है, ठीक है, अगर आपका n सेम है, ठीक है, जैसे और आपके L भले डिफरेंट आ रहा है, जैसे 3s 3p 3d में L की वैल्यू तो 0 1 2 होगी, लेकिन n सेम है, n अगर सेम है तो आपकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो होती है वो आपकी सेम होती है। लेकिन पॉली इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा नहीं है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक में तो हम लोग वही अपने n+l रूल के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। ठीक है, n+l रूल के अकॉर्डिंग, मतलब n+l रूल, n+l की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एनर्जी जो है वो हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक, और अगर n+l की वैल्यू किसी दो के लिए सेम होती है तो उस केस में जिसका n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, समझ गए? जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका यहां पर आ सकता है, यहां पर आप कर सकते हैं 3p और 4s का। ठीक है, 3p में क्या हो जाता है n+l, l कितना आ जाएगा 1, और यहां पर क्या हो जाएगा 4+0, मतलब n+l वैल्यू दोनों सेम आ गए, लेकिन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, दैट इज द 4s। ठीक, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे तो ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उस केस में अगर n की वैल्यू सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी। जैसे यहां पर देखिए 2s = 2p, 3s = 3p, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, 1s के बाद 2p के बाद 3d के बाद 4s, यहां पर देखिए यहां पर n बढ़ता गया है तो आपका एनर्जी भी बढ़ती गई, ये भी सही है आपका। ये देखिए 1s 2p 3p 4s, ये भी आपका सही, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू बढ़ती गई है
तो एनर्जी बढ़ता गया। यहां पर गलती हो गई, यहां पर क्या है, यही आंसर भी आपका सही है। यहां पर क्या किया इसने, 1s 2s 2p 2s 2p, मैंने क्या था, n की वैल्यू सेम होगी तो एनर्जी सेम होगी, 3s 3p में एनर्जी का नहीं होगा ये, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, वही पूछा है इनकरेक्ट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है एग्जाम में, हम लोग जो हड़बड़ी में क्वेश्चन गलती करते हो यही होता है, इनकरेक्ट लिखा है और हम करेक्ट पढ़ते हैं उसको। और क्वेश्चन सेट करने वाला भी इतना ही आपके साथ इतना ही दुष्टता करता है वो, कि ये जो आपका बी ऑप्शन है ना, इसको फर्स्ट पे रखेगा, ताकि जो बच्चा हड़बड़ी में करता है वो तुरंत इसको सही कर देगा। ठीक, तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शंस जरूर पढ़ लीजिएगा। जरूरी ये नहीं कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चन सही कर, कितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, जरूरी ये है कि कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं पेपर में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग यहां पर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या कहता है, 6 में यहां पे आपसे कहता है कि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये आपका। यहां पे कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका क्वेश्चन है ये। देखिए जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। और एक ही चीज यहां पर पढ़ने वाली होती है, वो होती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है, चारों प्रॉपर्टी अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस बिना किसी दिक्कत के आराम से जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताता है कि नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको पता करना है, जिसमें इन्होंने CuCl2 का वेट दे दिया है और बाकी इन्होंने यहां पर डेटा दिया है, इसको यूज करना है। तो पहली चीज तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। M यहां पर क्या होता है आपका, मोलैलिटी होती है। अच्छा, एक बात यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर I यूज किया है, वन हाफ फैक्टर। क्यों यूज किया है, क्योंकि यहां पर आपका डिसोसिएशन का केस है। ये जो है आपका ये डिसोसिएट होगा, CuCl2 कैसे डिसोसिएट होगा, देखिए ये होगा आपका Cu2 प्लस 2Cl माइनस। 2Cl माइनस क्यों मैंने यूज किया, क्योंकि यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, उसको मुझे कैसे न कैसे तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अब यहां पर इसका मतलब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, 1 यहां पर 2 यहां पर, 3 आयन में डिसोसिएट हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा I की वैल्यू 3। केवी की वैल्यू मेरे हिसाब से दिया गया 0.52। मोलैलिटी क्या होती है, ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट, दैट इज द 13.44 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 134.4। ठीक, और नीचे और क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और यहां पर देखिए सॉल्वेंट का वेट दिया गया है, ये कितना 1 kg दिया गया है, तो यहां से 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल 1 kg है ये, एकदम सिंपल। अब सोचिए इससे इजी क्या होगा आपके लिए, सिंपली यहां पे सॉल्व कर लीजिए, यहां से ये आ जाएगा और फिर यहां आप देख सकते हैं 0.3 इंटू 0.5 आ जाएगा, लगभग ये 0.15 के आसपास आना चाहिए, 0.15 के आसपास 0.16 है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही सारे फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ही आपका डेल्टा TF भी होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या होता है I इंटू KF होता है, इंटू मोलैलिटी वो भी होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, इसको सबको याद कर लीजिएगा। ऐसे ही पाई इज इक्वल टू ICRT होता है, C क्या होता है, मोलैरिटी होती है, कंसंट्रेशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार आपसे पूछता है आइसोटोनिक, वर्ड आपने नाम सुना होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है कि 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो इसका मतलब कंसंट्रेशन बराबर हो, तो C1 इक्वल टू C2 करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कुल मिला के आप बहुत ही अच्छे से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, 2-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप में आते ही आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरीके के क्वेश्चंस, और इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आगे किसी एक वीडियो में यूज करके आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज इस तरीके के न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, सीधे फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। चलिए अब 4 क्वेश्चन बाकी है, मैं कोशिश करता हूं कि चारों क्वेश्चंस जो है आपको वो ऑर्गेनिक के ही करा देता हूं, क्योंकि अभी तक ऑर्गेनिक के एक भी क्वेश्चंस आपके पास नहीं आए थे। चलिए क्वेश्चन जो है हमारा क्या दिया गया है, एक रिएक्शन दी गई है, सीरीज दिया गया पूरा, और इसमें आपको क्या करना है,
फाइनल प्रोडक्ट सी निकालना है। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने टॉलिन की बात किया है। टॉलिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये टॉलिन होता है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन आपको करानी है KMnO4 से, ठीक है। KMnO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या करेगा? सिंपली इसको ले जाके एसिड बना देगा, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको कुछ क्वेश्चन करने की आपको ट्रिक होनी चाहिए। जैसे क्या है, यहां पर इसने 3 रिएजेंट यूज किया, एक KMnO4, एक SOCl2, एक H2PDBSO4। आपको एटलीस्ट तीनों रिएजेंट में अगर एक का भी काम आपको पता है ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। पूछे कैसे? अगर आपको ये नहीं पता है KMnO4 से यहां पर एसिड बनने वाला, आपको ये तो पता होगा कि एसिड के साथ आपने SOCl2 की रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक। तो थोड़ा सा चीजों को रिलेट करना सीखिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ कुछ एसिड जैसा बन सकता है। और KMnO4 पता ही होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एसिड बना सकता है, ठीक है। नहीं पता तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो कि ये आपका कैसा होता है, यहाँ इससे क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक। रोजेनमुंड कैटालिस्ट है, ये थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। चलिए, इसकी रिएक्शन जैसे ही आप SOCl2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? कभी भी किसी एसिड की रिएक्शन इस तरीके से SOCl2 से करते हैं तो हमारा बनता है वहां पर एसिड क्लोराइड, दैट इज द, यहां पर क्या बन जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड, दैट इज द COCl, ठीक है। क्या बन जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड, ठीक। अब बेंजोइल क्लोराइड बन गया, इसके बाद इन्होंने यूज किया है H2PDBaSO4। मैं आपको बता दूं, H2PDBaSO4 जो इन्होंने यूज किया है, इसको हम लोग कहते हैं रोजेनमुंड कैटालिस्ट, ठीक है। रोजेनमुंड कैटालिस्ट, ठीक है, जो कि आपके एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एल्डिहाइड में, ठीक है। तो बेंजोइल क्लोराइड है तो ये आपका बेंजल डिहाइड जो है यहां पे आपका बन जाएगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोजेनमुंड कैटालिस्ट होता है। बहुत लोग इसको लिंडलार कैटालिस्ट कहते हैं, वो जान लीजिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं लिंडलार कैटालिस्ट क्या होता है। H2PDBaCO3 या CaCO3, ठीक है। और एस्क्यूनोलीन होता है यहां पर, ठीक है, एस्क्यूनोलीन, ठीक है, जो कि पॉइजनस होता है, ठीक है। तो ये जो मिला के होता है, इसको जो है हम लोग लिंडलार कैटालिस्ट कहते हैं। लिंडलार आपका इतना ही है वैसे, PDBaCO3 एस्क्यूनोलीन, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंडलार कैटालिस्ट कहते हैं, वो अलग चीज है। ये रोजेनमुंड कैटालिस्ट होता है जिससे हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। सिंपली यहां पर एक H आ जाएगा और H आने की वजह से यहां क्या बन जाएगा? CHO, दैट इज द बेंजल डिहाइड, ठीक। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर मिलेंगे या मिले ही हैं, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करके रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका बायोमोलिक्यूल से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके बायोमोलिक्यूल्स में ये फिक्स होता है कि अगर आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो ये फिक्स है कि वहां से DNA एंड RNA से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा, उसमें खासकर बेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो N कंटेनिंग बेसिस होते हैं, इसमें आपके 2 तरीके के होते हैं। हम लोग 2 तरीके के बेसिस पढ़ते हैं यहां पर। एक होता है हमारा, देखिए एक होता है हमारा, एक होता है प्यूरिन, और दूसरा जो होता है हमारा वो क्या होता है? पायरेमिडीन, ठीक है। 2 तरीके के बेस होते हैं, एक प्यूरिन और एक पायरेमिडीन। बायोमोलिक्यूल्स में आपने इन सब चीजों को पढ़ा होगा। भाई देखिए आंसर बाद में आएगा, पहले बेस सीख लीजिए ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा रेड ले लेता हूं, बहुत देर से ब्लैक ही यूज हो रहा है। देखिए प्यूरिन में क्या होता है कि 2 प्रकार के बेसिस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, याद कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं अभी आपको। यहां पर होता है आपका एडेनिन, यहां होता है आपका ग्वावानिन। आप कहोगे सर याद कैसे रहेगा, ये बताइए। अभी वो भी बताता हूं, पहले लिख लेता हूं तब। यहां पर क्या होता है आपका, यहां पर होता है आपका साइटोसिन, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ठीक है। यहां पर यूरेसिल, और यहां पर क्या होता है आपका थायमीन,
ठीक। तो पायरेमिडीन के अंतर्गत ये 3 बेसेज आते हैं और प्यूरिन में ये 2 आते हैं, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आपको मैं इसका तरीका बता देता हूं, फिर ब्लैक कलर ले लेता हूं। इसको आपको याद रखना है एज अ ग्लू, ठीक है, एज अ ग्लू। ए से आ जाएगा एडेनिन और जी से क्या आ जाएगा ग्वावानिन, ठीक है, एज अ ग्लू। इसको कैसे याद रखेंगे, क्यूट से याद रखेंगे, क्यूट जानते हैं आप लोग, प्यारा, तो क्यूट से याद रखिए। सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिल, टी से थाइमिन, ई वैसे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से एज ए ग्लू और इसको क्यूट की तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए बात होती है कि डीएनए में कौन कौन प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में आपका प्रेजेंट होता है AGCT और आरएनए में आपका प्रेजेंट होता है AGCU। AGCT मतलब क्या हो गया, एडेनिन, ग्वावानिन, साइटोसिन, थाइमिन। AGCU एडेनिन, ग्वावानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पायरेमिडीन बेस कौन सा प्रेजेंट होगा डीएनए में। देखिए क्या पूछ रहा है, पायरेमिडीन बेस। तो पायरेमिडीन में तो 3 आते हैं क्यूट, दैट इज द साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, और उसमें भी वो डीएनए में हो। तो डीएनए में कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं यहां पे, अभी मैंने लिखा है डीएनए में कौन कौन आता है आपका, सी और टी आता है, साइटोसिन और थाइमिन आता है, ठीक है। तो यहां नीचे आइए, ऊपर आइए, मतलब साइटोसिन और थाइमिन यहां पर है आंसर में, आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ये पूरा याद कर लीजिएगा कि कौन प्यूरिन और पायरेमिडीन होता है। एक को याद रखना में एज ए ग्लू और एक को याद रखना क्यूट की तरीके से, ठीक है। तो एज ए ग्लू और क्यूट 2 याद रख सकते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ठीक, और यहां पर एडेनिन, ग्वावानिन, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आप कभी जीवन में गलती नहीं करेंगे डीएनए आरएनए के बेसिस से रिलेटेड। इससे अच्छा और तरीका कोई नहीं हो सकता याद करने के लिए। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस आ गए हैं। लास्ट दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो जो है मैं आपका करा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएससी मैथ्स 2019 के, ठीक। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। मैं जो भी आपको करा रहा हूं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं, उससे आपके सिंपल ही आपके पेपर में आएगा, इसकी गारंटी है। देखिए यहां पर पूछा कि कौन सा ऐसा है जो कि एरोमेटिक नहीं है। अब बात आती है कि सर एरोमेटिसिटी के थोड़ा सा नॉलेज ही दे दीजिए। देखिए एरोमेटिसिटी के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए एरोमेटिसिटी जहां पर आएगी, सबसे पहले समझ लीजिएगा कि वो जो सिस्टम है वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कहीं पर भी अगर एरोमेटिसिटी आ जाती है तो, ठीक है। एरोमेटिसिटी जो भी होती है, ये हमारी बात करते हैं हम लोग यहां पर साइक्लिक रेजोनेंस की, ठीक है। साइक्लिक रेजोनेंस का सिस्टम समझ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, मतलब ये होता है कि आपका जो भी एरोमेटिसिटी वहां हम लोग देखेंगे जहां पर पहली चीज तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे यहां पर चारों साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और दूसरा चीज रेजोनेंस होना चाहिए। मतलब साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि रेजोनेंस कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए रेजोनेंस आपका लगातार कंटिन्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रेजोनेंस जो है वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर रेजोनेंस ब्रेक हो गया तो पहली बात तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। और यहां पे आप चेक कर सकते हो, देखो अब आगे यहां पर कुछ है ही नहीं, तो यहां पर तो रेजोनेंस ही ब्रेक हो जाएगा। एक चीज और होती है, यहां पर एरोमेटिसिटी अगर आपको देखनी है तो आपका हर एक कार्बन एटम या तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो या तो sp2 हो, sp3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर देखिए sp3 है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है, जैसे रेजोनेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो रेजोनेंस हमेशा प्लेनर कंडीशन में ही होता है, और sp3 हो जाएगा तो प्लेनर कंडीशन वायलेट कर जाएगी, इसलिए sp3 तो होना ही नहीं चाहिए, sp या sp2 ही होना चाहिए। तो उस बेसिस पे हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आगे की बात और आपको बता देता हूं। एक होता है हकल्स रूल, आप बहुत पढ़ते हैं, वो क्या होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये आपका होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे अगर n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां पर आप काउंट करोगे तो यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा केस होता है तो इसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। अगर सारी कंडीशंस हैं लेकिन 4n
पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब 0 या 4 या 8 इस इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो केस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। वो केस क्या होता है आपका, एंटी एरोमेटिक का केस होता है। और अगर आपका कहीं साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है, या ये आपकी रेजोनेंस की कंडीशन की sp sp2 ही होना चाहिए, sp3 आ गया, sp3 आ गया, तो ऐसे केस में जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो तीन चीजें होती हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। याद रखिएगा एंटी एरोमेटिक जो होता है लीस्ट स्टेबल होता है, और सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होगा। तो बीच वाला कौन होगा ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, इतना तो आप लोग पकड़ लेंगे। तो तीन चीजें मैंने बताया यहां पे, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और फिर यहां पर क्या बताया है, एरोमेटिक, ठीक। तीन चीजें मैंने आपको बताया है, याद रखिएगा। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए सबसे पहली चीज साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस के लिए प्लेनर कंडीशन होनी चाहिए, sp sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 कभी नहीं होना चाहिए। और एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक। समझ गया तीनों चीजें, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। इतना जानते रहेंगे तो एरोमेटिसिटी आपकी खत्म है, इससे ज्यादा वो कुछ पूछ भी नहीं पाएगा आपसे, ठीक। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपके बीएससी मैथ 2019 में पूछा गया था, मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया। हाँ एक बात और, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस का मिलेगा, ठीक है। सोल्यूशन के लिए आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन आता है आपके ओजोनोलिसिस से, कहता है कि बताइए किस एल्कीन की ओजोनोलिसिस से एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड समझते हैं क्या होता है, बहुत जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। अभी मैं क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको यहां पर बता दूंगा एसिटल्डिहाइड क्या होता है आपका, ठीक। चलिए यहां पर हम लोग देखिए ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो मैं ओजोनोलिसिस आपको समझा ही देता हूं पूरा, उसके बाद ही बात करता हूं। ओजोनोलाइसिस क्या होता है समझ जाइए, ब्लैक ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओजोनोलाइसिस देखिए दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, O3H2O या O3H2O2, ये हमारा रिएजेंट होता है। रिडक्टिव में आपको O3Zn मिल सकता है, O3Ma2S मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके के आपको कुछ रिएजेंट मिलेंगे, ठीक। आप कहोगे सर इसमें होता क्या है, देखिए ओजोनोलिसिस बहुत आसान होता है, यहीं पर लिख लीजिए। ओजोनोलिसिस का ट्रिक समझ लीजिए क्या है। ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, व्हाट्सएप वाली भाषा, डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, बस डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। मतलब जैसे मान लीजिए इथीन है, ये है, आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ देना है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देना है, तो क्या बन जाएगा, इधर CO, ठीक है, SCHO, और इसी का दो मॉलिक्यूल, क्योंकि ए भी वही बन जाएगा, ए भी वही बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं आपका क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही चलिए नीचे आते हैं। हाँ अब एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की वो अगर बात करेगा, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जब भी बात करेगा तो यहां पर पहले मान लीजिए आपका CHO प्रोडक्ट बनता है, तो CHO जो होगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ठीक। लेकिन अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आएगा तो जो आपका CHO वाला प्रोडक्ट होगा वही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब आप कहोगे क्या सर हमेशा CHO ही बनता, नहीं, CO भी बन सकता है। अगर कीटोन बनेगा तो कीटोन कहीं नहीं जाएगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन मत कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ कीटोन ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कीटोन कीटोन ही बना रहेगा, यहां पर भी वही है, ठीक है। सिर्फ CHO के केस में याद रखिएगा कि CHO से COOH बन जाएगा, यहां CHO जो होगा यही फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक। अब जैसे यहां पर कह रहा है 1 ब्यूटीन, चलिए ब्यूटीन बना लेते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या करिए, डबल बॉन्ड तोड़िए, ऑक्सीजन दे दीजिए, यहां पर क्या बन जाएगा, CCCHO, और एक क्या बन जाएगा आपका HCHO। चलिए ए भी नहीं हुआ हमारा, अब 2 ब्यूटीन देख लेते हैं। 2 ब्यूटीन क्या होगा, 2 ब्यूटीन से हमारा आंसर जो है वो
आ ही जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना हम लोगों को। 1 2 3 4 यहां पे दिया, यहां पे तोड़ा, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे आपको 2 मोल जो हैं वो CCHO के मिल जाएंगे। यही होता है आपका, ठीक है। अब कुछ लोग हमें ये मत कहिएगा सर C कैसे लिखना है, CH3CHO होगा, वो आप खुद से लिख लीजिए, इतना तो आप बड़े हो ही गए आप, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड यही होता है, CH3CHO। और यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसमें ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा 2-ब्यूटीन आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना, ओजोनोलिसिस 2 प्रकार की होती है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव। उस हिसाब से यहां पर आपको रिएजेंट मिल जाएगा, रिएजेंट जैसा होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड तोड़ना है और ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक है। उसमें सिंपल सा फंडा मैंने आपको यहां पर बता ही दिया कि डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, एक काम करना है। और अगर CHO बन रहा है मतलब एल्डिहाइड बन रहा है और अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला रिएजेंट दिया गया है, ठीक है, तब एसिड बना दीजिएगा। अगर रिडक्टिव वाला दिया गया तो फाइनल प्रोडक्ट CHO ही रखिएगा, ठीक। यही होती है आपकी टोटल ओजोनोलिसिस। और यहां पर आपका 10 क्वेश्चन खत्म होता है। और इसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना सपोर्ट दिया, इतना समय दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी और अपने सजेशंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिए। जो जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए उतना यहां पर जरूर करूंगा, ठीक है। तो और हाँ, खासकर आपको सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में जरूर बताया करिए। उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना प्यार सपोर्ट हमेशा देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।